पूरी रात ऑपरेशन चला, 3 मिलिटेंट्स हमने न्यूट्रलाइज कर दिए और सुबह 5 बजे का टाइम था। एक और खबर आ गई कि यहाँ से तकरीबन जहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे थे वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी वो गांव जिसमें 4 मिलिटेंट की और खबर आ गई। जो इसका एक बडी था उसके ऊपर ग्रेनेड इसने दिखला गिरते हुए, इसने अपनी एक्चुअल जो कहते हैं ना उसने डाइव मार के उस बडी को गिराया, उसके ऊपर खुद भी गिरा। इसकी पीठ के ऊपर पूरी बैक के ऊपर इतने ज्यादा स्प्लिंटर्स थे बट वो बडी को काफी। मेजर फ्यूरी के बारे में बताया, उनके अंदर ऐसा खास क्या था? पहली बार कश्मीर में हुई वो हमारी यूनिट के साथ हुआ और उसमें काफी ऑफिसर्स जेसीओस ने एक्सपीरियंस किया इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पहला हथियार जब पकड़ा गया, पहली बार हमारे ऊपर जो पूरी कश्मीर में जब फायर चला मिलिटेंट्स ने फायर किया वो हमारी पार्टी के ऊपर हुआ। पहली बार जब कोई हाइड आउट पकड़ा गया वो हमारी यूनिट ने पकड़ा। देखा जाए तो सर ये टेररिज्म की शुरुआत हुई कैसे पाकिस्तान की तरफ से? उनका एजेंडा था, उन्होंने बोला भी है ना प्रॉक्सी वॉर बाय 1000 कट्स, वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट वाज अ पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने फिर इसको जीत तो पाई नहीं किसी लड़ाई में, ना वो 65 की लड़ाई में जीत पाए, ना 47-48 में, ना 71 में। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि कश्मीर को कैसे किया जाए। जो खुद मिलिटेंट था सरेंडर करके इखवानी बना, फिर वो आर्मी का सोल्जर बना और उसने हाईएस्ट अवार्ड लिया, अशोक चक्र भी लिया उनको, नजीर वानी। हाँ। धुरंधर में बहुत सारी चीजें बताई गई कि जो यहाँ के लोग कई बार वहाँ उस जगह पाकिस्तान को समझने के लिए सेटअप किए गए। ये ISI एंड ऑफ कोर्स दी रॉ, दे आर competitors. But then I was really shocked. एक बार उन्होंने जब मैंने पूछा तो उन्होंने जस्ट अपनी शर्ट उठा के दिखा दिया, पीछे पूरे बट मार्क्स थे, सिगरेट थी। जो ब्लैक टाइगर हैं ये एक्चुअली इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ले लिया था। इन्होंने जाके अपना UAE में पढ़ाई की, वहाँ से कराची आए, कराची से जाके इन्होंने अपना जो भी किया, थे मेरे ख्याल से रॉ के एजेंट। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट वो आ गया RP गेट के ऊपर, हमारा जो गेट होता है, वो कहता कि मेरे को मिलना है कमांडर साहब से। आ गया, मिला, उसने लाके किसी ने उसको गलती से चेक नहीं किया, उसने अपनी पिस्टल ला के रखा, कहता मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, आप मेरे को जाना वापस। ऐसे भी राजा पाकिस्तानी के बारे में मेंशन किया है, ये क्या था सर? ये ना मैं कमांडिंग ऑफिसर था यूनिट का और मैंने अभी जाके टेक ओवर किया था, 4 हफ्ते करीब हो गए थे। तो वहाँ पे 2 मिलिटेंट्स थे टेररिस्ट जो पाकिस्तानी थे, एक था लुकमान और एक था राजा पाकिस्तानी। राजा पाकिस्तानी एक ऐसा मिलिटेंट था, 24-25 साल का होगा। वो अगर कहीं जाके ताला लगाता था ना किसी घर में, उस ताले को कोई खोल नहीं सकता था, पुलिस भी नहीं खोलती थी उनके हिसाब से। उसने वो सजा काटी, सजा काटते जैसे अपनी कंपनी में गया, अगले ही दिन उस ऑपरेशन में मिलिटेंट मारा उसी लड़के ने। तो पहले सजा, उसको सेना मेडल, ही गॉट अ सेना मेडल। मेरी पार्टी आई वापस, वो पोस्टर्स ले आई उतार के, पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कि CO साहब को हम 1 हफ्ते के अंदर फिदाइन करके मार देंगे। इट वाज मैसेज फॉर मी। ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कैसे हुआ? मतलब आई वाज वेरी शॉक्ड रीडिंग इट। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने कश्मीर के सबसे खतरनाक दौर को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उस दौर का हिस्सा रहे, जब 80s के एंड में और 90s की शुरुआत में कश्मीर में टेररिज्म अपनी जड़ जमाने में लगा हुआ था। तब बॉर्डर पर एक लाइन नहीं बल्कि एक गेटवे बन चुका था और जब हर एक दिन एक नई जंग लेकर आता था, तब ये एक यंग ऑफिसर के रूप में ग्राउंड पर खड़े थे। इन्होंने टेररिज्म को शुरू से लेकर आज तक देखा, उसके सिस्टम को समझा और उसके खिलाफ लड़ते हुए लीडरशिप का एक नया बेंचमार्क सेट किया। मल्टीपल हाई रिस्क ऑपरेशन, रियल बैटलफील्ड डिसीजन और वो कहानियां जो आम लोगों तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाई। आज हम उन सब कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जहां स्ट्रैटेजी भी होगी, रियलिटी भी होगी और वो सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। और ये सारी बातचीत हम करने वाले हैं मेजर जनरल रंजन महाजन जी की नई किताब द कश्मीर द लाइन ऑफ फायर के द्वारा। रंजन सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको देखकर ही ना, जब पहले मोमेंट मैंने देखा, इतनी अच्छी एनर्जी मुझे महसूस हुई ना सर, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। सेम गोज फॉर यू आल्सो एंड इन फैक्ट आई हैव बीन सीइंग यू ऑन द टेलीविजन, ऑन द अदर वेरियस अदर स्क्रीन्स, but meeting you personally is a different experience and I thank you sir, same feeling. thank you so much. So you have been serving sir, आपने इतने साल सर्व किया नेशन को और आपके इतने साल की सर्विंग में इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं और वो भी एक आपने कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एक ऐसी जगह पर जो हाई ऑन अलर्ट है ऑल द टाइम। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपने अपनी किताब लिखी कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये
यही एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे लिखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम खुद खुलकर लिख भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो पहले मुझे जाने सर, आप जब आपने किताब लिखी तो क्या थॉट था इस किताब को लिखने का सर? एक्चुअली इस किताब को जब लिखा है तो उसके पीछे थॉट्स ये थे कि सम टाइम बैक बिफोर आई रिटायर्ड आई वाज कॉल्ड फॉर अ टॉक ओके टू थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। अच्छा, ओके, ठीक है। सो द टॉपिक जो उन्होंने हमारे को दिया था, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, अनऑर्डिनरी टेल्स। ओके ओके। तो मैंने जब इस टॉपिक को ज़्यादा अप्रोच किया कि इसको मैंने बोलना क्या जाके, तो फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडियन आर्मी में जहाँ जहाँ हमने नौकरी की है सारे ऑर्डिनरी पीपल, मगर इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स उन्होंने देखे एंड ऑटोमेटिकली अनऑर्डिनरी टेल्स बन जाती हैं। तो जब मैंने एग्जांपल लिए तो फिर जब मैंने उनके ऊपर अपना स्क्रिप्ट लिखी थोड़ी सी बोलने की, तो देन आई गॉट रिलेटेड टू दी कैरेक्टर्स विद whom I had served. ओके। एंड देन आई रियलाइज देयर आर सो मेनी पीपल। तो फिर मैंने उसके और लिखना शुरू कर दिया। करते करते उसने इस बुक का शेप ले ली। तो इंडियन आर्मी इज फुल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बारिंग वेरी वेरी फ्रैक्शनल पीपल, थोड़े थोड़े, बाकी सब ऑर्डिनरी है। और उसको टास्क मिलती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेयर लाइफ एंड डेथ इज इन्वॉल्व। उसमें कि बहुत से लोग ऐसी टेल्स क्रिएट कर देते हैं जिनको गाथाएं बन जाती हैं ज़िंदगी के लिए। दिस इज़ हाउ। फिर उसके बाद मेरा बेटा आया था मेरी रिटायरमेंट के टाइम, तो उसने बोला पापा, बिकॉज ही हैड बीन विद मी इन टू वैली मैनी टाइम्स, तो बीच में आ जाता था मिलने व्हेन दी फैमिलीज आर परमिटेड सम टाइम। सो उसने भी चीज़ें देखी थी, उसने बोला आपने उसके बारे में लिखो ना कुछ बैठ के। दैट इज हाउ दिस। सुपर्ब सुपर्ब। तो ऐसे जब आपने कहा कि ऐसे कौन से ऑर्डिनरी लोग आपके साथ हुए जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, कुछ आप मेंशन करना चाहें तो? बहुत सारे हैं। इनफैक्ट इस बुक में मैंने जो जितने लोगों का मेंशन किया है उसके अलावा मे बी 10 times more people are there in my heart and mind जिनके बारे में मैं नहीं लिख पाया पूरा। तो बहुत से ऐसे जवान हैं, JCOs हैं, ऑफिसर्स हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि इंडियन आर्मी ने, पहले तो मैं उसमें कमीशन हो गया, फिर करते करते 5 टेन्योर मुझे कश्मीर वैली में मिले, जिसमें से 4 वॉर एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। माय गॉड। तो उसमें बहुत से अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अपनी यूनिट में थे, फिर हम नई यूनिट में चले गए, तो जिनको हम जानते नहीं थे, सडनली वो लड़का आया और उसको इससे पहले कि समझ पाओ उसने ऐसा अपना कारनामा करके दिखाया कि एक जवान कैसे एक सोर्स भी बना लेता है, उससे सीखने को मिलता था। तो ऐसे एक कैरेक्टर ऐसा था, जैसे एक हम ऑपरेशन कर रहे थे, तो उसमें पूरी रात ऑपरेशन चला, तो 3 मिलिटेंट्स हमने न्यूट्रलाइज कर दिए और सुबह 5 बजे का टाइम था, 4:30 का, एक और खबर आ गई कि यहाँ से तकरीबन जहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे थे वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी वो गांव, जिसमें 4 मिलिटेंट की और खबर आ गई। तो हमने वहीं से उसको एक कंपनी को छोड़ा, बाकी वहीं से डाइवर्ट करके वहाँ निकलने। तो एक जवान था लुकमान, सॉरी लियाकत अली। ओके। लियाकत अली मेरा जवान था, वो मेरे आगे आगे चला अंधेरे में, और आप बिलीव नहीं करोगे 5 किलोमीटर दूर उस गांव में जिस घर का हमारे पास खबर आई थी, वो अंधेरे में वहाँ उसने पहुँचा दिया। इतने मतलब लड़के हैं जो काम करते हैं। ऑफिसर्स की बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। तो एक मेजर गणेश, हालांकि मेरी रेजिमेंट के थे, जब मैं RR का CO था, सो वो 3 दिन के लिए ऊपर पीर पंजाल में घूम रहे थे मिलिटेंट ढूंढते हुए, तो नहीं मिला, वापस आए। तो आई थिंक वो दोपहर में 2:30-3 बजे आए थे। इसमें इसका चैप्टर मेंशन है उसका। एंड आया, अभी उसने जूते भी नहीं खोले थे,
एक और खबर आ गई, तो गणेश ने मुझे रिंग किया कि सर ये एसटीएफ के बंदे आ गए हैं, वो बोलते हैं यहाँ मिलिटेंट है और मैं जा रहा हूँ। आई सेड तू अभी क्यों जा रहा है, तू रुक जा, आई सेंड जो जिसने तेरे को रिलीव करना उसको भेज देंगे। कहता नहीं से मैं जाऊँगा। एंड ही टुक द पार्टीज एंड जैसे वहाँ पहुँचे तब ये कॉर्डन लगते लगते थोड़ा अंधेरा हो गया, एंड जैसे लगा रहा था ऊपर मिलिटेंट्स थोड़े इनिशिएटिव पे थे, उन्होंने इनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दी। तो इस मेजर साहब के पूरी पीठ, एंड इसके 2 बडीज होते हैं ना, कंपनी कमांडर या ऑफिसर के 2 बडीज होते हैं, क्लोज बडीज ऑपरेशन के लिए, okay. जो 3 लड़के मिल के काम करते हैं, 4। okay. तो जो इसका एक बडी था उसके ऊपर ग्रेनेड इसने देखा गिरते हुए, इसने अपनी एक्चुअल जो कहते हैं ना, उसने डाइव मार के उस बडी को गिराया, उसके ऊपर खुद भी गिरा। तो इसकी पीठ के ऊपर, पूरी बैक के ऊपर इतने ज़्यादा स्प्लिंटर्स थे, बट वो बडी को काफ़ी बचा ले। तो ऐसे ऐसे कथाएं हैं, बड़ी थिंग्स टू मेंशन इन दिस। आपने इसमें मेजर फ्यूरी के बारे में बताया, मेजर फ्यूरी के बारे में, तो ये उनके अंदर ऐसा खास क्या था? मेजर फ्यूरी जो उन्होंने बाद में हमारी यूनिट भी कमांड की, तो उनका नाम है RS निर्भय। हाँ। तो जब हम लोग 1988 में कश्मीर में एंटर कर गए थे, फिर 89 में मिलिटेंसी शुरू होगी, तो हर चीज़ एक नए तरीके से देखते थे, किसी ने काम नहीं किया था जैसे। और इसमें बहुत ही मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड है कि हमारी यूनिट के साथ हमने जो किया उसमें हर चीज़ जो पहली बार कश्मीर में हुई वो हमारी यूनिट के साथ हुआ, और उसमें काफ़ी ऑफिसर्स JCOs ने एक्सपीरियंस किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पहला हथियार जब पकड़ा गया, पहली बार हमारे ऊपर जो पूरी कश्मीर में जब फायर चला, मिलिटेंट्स ने फायर किया, वो हमारी पार्टी के ऊपर हुआ। पहली बार जब कोई हाइड आउट पकड़ा गया, वो हमारी यूनिट ने पकड़ा। तो उसमें जो RS निर्बान थे, इनका एक अलग ही रुतबा था। okay. इनको जब भी जाते थे ऑपरेशन करने के लिए, ये सक्सेसफुल होके आते थे। या तो एप्रीहेंड करके ले आएंगे मिलिटेंट्स को पकड़ के, या वेपन्स रिकवर करके ले आएंगे, या ऑपरेशन में वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मिलिटेंट। तो इनका सक्सेस रेट वाज, और इनका काम करने का तरीका अलग, बहुत सीखा हमने इनसे। ये एक ब्रावो कंपनी कमांडर थे हमारे, हमने बहुत सीखा इनसे कैसे मिलिटेंसी में लड़ना है। मतलब वो ऐसा आपने मेंशन किया कि किसी से सच निकलवाना है या मुंह खुलवाना है तो बहुत जल्दी 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में टेक्निक उन्होंने ऐसी अपनाई थी जो इनोवेटिव थी, बिकॉज इंटेरोगेशन इज नॉट परमिटेड। हाँ करेक्ट, इंटेरोगेशन इज परमिटेड फॉर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इंटेरोगेट आ करते हैं जिनको आप कर लेते। तो क्वेश्चनिंग, किस तरीके से एक आदमी को ऐसे तोड़ देना कि वो खबर बताने को तैयार हो जाए। तो ये इन्होंने कई चीज़ें ईजाद की थी नहीं। अच्छा। तो हमने वो सीखा उनसे और वो पूरी ज़िंदगी कैरियर में काम आए हमारे। माय गॉड, ओके सुपर। तो जब आप ये बोलते हैं सर कि इस जो वैली में जितना भी काम, जो भी चीज़ें पहली बार हुई तो वो आपने एक्सपीरियंस किया, आपके सामने हुई, ये देखा जाए तो सर ये टेररिज्म की शुरुआत हुई कैसे पाकिस्तान की तरफ से? देखो, इसका अगर पॉलिटिकल जाओ तो कुछ उनमें डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गई थी इलेक्शन के बाद और कश्मीर में 87 के बाद, बट ये अंडरकरंट पहले ही था। और ये जो हमारे मित्र बैठे हैं अक्रॉस दी LC, उनका एजेंडा था। उन्होंने बोला भी है ना प्रॉक्सी वॉर कि बाय 1000 कट्स वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट वाज अ पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने फिर इसको जीत तो पाई नहीं किसी लड़ाई में, ना वो 65 की लड़ाई में जीत पाए, ना 47-48 में, ना 71 में। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि कश्मीर को कैसे किया जाए। तो कश्मीर में एक उसको बोलते हैं जमायत, एक कैटेगरी के लोग हैं जो जमायत, उनको बोलते हैं जमायतीस। तो जमायत के वो लोग होते हैं जो रेडिकलाइज्ड, मेरे हिसाब से, जो लोगों को गलत राह पे चलने को मजबूर कर देते हैं। आपने मिलिटेंट देखा, आपने ये भी देखे हैं जो पार्लियामेंट के ऊपर बैठा हुआ, वो भी आपने पाकिस्तानी मिलिटेंट देखे। तो
एक जमायती 10 मिलिटेंट के बराबर होता है बिना हथियार के। तो आप समझ सकते हैं क्या? तो जमायती की इंपॉर्टेंस वो है। तो उन लोगों ने ये एक वेव शुरू की, किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। हम लोग भी वहीं थे, हम लोग सिंगल गाड़ी में जाते थे जम्मू से बैठ के, लड़के छुट्टी आ रहे हैं, उसी बस में सिविलियंस बैठे हैं कश्मीरी, उसी में बैठे हैं, तो किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। बट अंदर अंदर बहुत चीज़ें हो रही थी। वहाँ पे एक चलती थी गाड़ी मैटाडोर, तो उसमें आवाज़ आती थी, कंडक्टर खड़ा होता था, आर 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 पार पार पार। हाँ। तो ये आर 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 पार पार का क्या कहना था? आर 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 मीन्स आ जाओ, पार पार मीन्स जिसने पार जाना, पार मीन्स कश्मीर एलसी के उधर पाकिस्तान। ओह माय गॉड। तो सिविल पॉपुलेशन को पता था ये क्या हो रहा है। तो वो पार पार में उसमें 15 बंदे चढ़ गए, उनको जमायतियों ने जाके ब्रेन वॉश करते, सीधा ले जाते एलसी की तरफ, पोस्ट एक्सफिल्ट्रेट बोलते हैं उसको, एक्सफिल्ट्रेट टू पाकिस्तान। तो वो ग्रुप ले जाते थे एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए, खाली आ जाते थे, वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग करके इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते थे। 3 महीने की ट्रेनिंग जो उनकी थी वो बेसिक ट्रेनिंग थी हथियार की, ग्रेनेड्स की, सम एक्सप्लोजिव, सम वो फील्ड क्राफ्ट, इस तरीके की ट्रेनिंग करके आ जाते थे। तो ये मिलिटेंसी जब शुरू हुई तो 89 तक आगे थे अंदर। फिर 89 में जब पहला ऑपरेशन हुआ, फिर पता लगना शुरू हुआ कि इनके पास तो पूरे वेपन्स के साथ आ गए। तब तक क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी वो भी बहुत थिनली हेल्ड थी। उसमें बीएसएफ थी, डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थिन थी, बहुत में गैप्स थे। इनफैक्ट उसके बीच में हाईवेज हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि जैसे हम हाईवे पे चलते हैं, वो पहाड़ों के अंदर भी उसको हाईवे बोलते थे, कि जिसमें स्पीड से आ रहे हैं लोग, घोड़ों के खच्चरों के ऊपर हथियार लेके आ रहे हैं, एम्यूनिशन लेके आ रहे हैं, एंड पाकिस्तान से इधर। सो देयर वाज मेनी सच हाईवेज। तो इस तरीके से आगे हथियार लेके, वेपन्स भी आगे, ट्रेन होके, मिलिटेंट्स भी आगे, बट लड़ना शुरू नहीं किया था उन्होंने। छुप जाते थे आगे, हथियार रखे। तो ये मिलिटेंसी ऐसे सेट इन हुई। फिर जब कुछ लड़कों ने फायर कर दिया, फिर वो करते करते एक और मूवमेंट शुरू होगी। फिर पाकिस्तानी लोग वहाँ से आगे, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो वहाँ के पाकिस्तान के रेजिडेंट्स जॉइन देम एज मिलिटेंट्स। और वो कौन है? वो भी जो अंडर ट्रायल रेडिकलाइज्ड, उसको बोला कि साला तू अंडर ट्रायल तो है, तेरे को फांसी को कर देनी, तू जा 3 साल के लिए कश्मीर, हथियार तेरे को देंगे, वहाँ जाके तू ये कर, एंड देन वी विल गिव यू दिस पैकेज। 3 साल के बाद वापस आएगा, उस टाइम तेरी फैमिली को इतना दे देंगे, जब तू आ जाएगा तेरे को 2 लाख 4 लाख जो भी देंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। सो दे यूज्ड टू कम, यू कैन से कॉन्ट्रैक्चुअल टेररिस्ट। फिर उन्होंने एक मिलिटेंसी शुरू की थी, उसको टेररिज्म का रूप देना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को टेरराइज करना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ द इट गॉट स्टार्टेड। तो ये जैसे हमेशा पहले देखा जाता था कि बहुत जैसे पथराव बहुत कॉमन था कश्मीर में, और उसके बाद अभी करंट स्टेट देखा जाए तो बहुत शांति है कंपैरेटिवली। लेकिन उसके बावजूद भी पहलगाम हो गया, इतनी सारी चीज़ें चलते भी लग रहा था कि यार अब तो सब स्मूथ है, इजी है लोगों के लिए, आसान हो गया है लोगों के लिए। लेकिन फिर बीच में जब ऐसे बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं तो मतलब हाउ डू वी सी द करंट सिचुएशन राइट नाउ वहाँ पर, वो उसको कैसे देखा जाए? देखो, जो आपने पथराव बोला, सो कॉल्ड स्टोन थ्रोइंग, हाँ, ये एक इनकी टैक्टिक्स कह सकते हो आप, यू नो, चेंज करने के लिए, कि कैसे फौज को बैकफुट पे लाने के लिए। तो हथियार तो हर बंदा उठा नहीं सकता कश्मीर में, हाँ। तो वो गिने चुने लोग हैं, 5 बंदे हथियार के साथ आ रहे हैं मिलिटेंट, उनको हमने सराउंड कर लिया। अब ये आम पॉपुलेशन या जो जमायतीज हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, OGWs, वो इनको इंस्टिगेट करते थे कि आप जाओ उस इलाके में, जो फौज की गाड़ियाँ उसको पथराव करो, ताकि या तो मिलिटेंट वहाँ से भाग जाएं, उनको भागने का मौका मिल जाए, फौज को रोको तब तक इनको निकालने के लिए। तो एक वेव चली थी, बट उसमें कोई सक्सेस नहीं हुई। यस, काफ़ी डेलिकेट सिचुएशन बनी थी इसमें। फिर आप कह रहे हैं कि इसमें जैसे पहलगाम टाइप हो जाता है, या बहुत से इतने बड़े बड़े ऑपरेशन,
तो पहलगाम तो एक ऐसा हुआ है जिसमें कि मतलब टोटली क्रिमिनल एक्ट था वो। करेक्ट। इट इज़ किसी भी उसमें ये नहीं है कि आप चुन चुन के और किसी धर्म के उसके बट ये जो पॉलिसी है ये अक्रॉस की है। वो ऑर्डर देते हैं, हर चीज़ वहाँ से कंट्रोल होती है। अभी तो जैसे ही ISI एक गेम प्लान बढ़ाना चाहती है किसी चीज़ को, तो वो ऐसे एक्ट करते हैं। सिचुएशन मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है। अभी जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट घूम रहे हैं या हथियार के साथ घूम रहे हैं, दे आर दी एक्सट्रीम रेडिकलाइज्ड, और ये भी पाकिस्तान की पॉलिसी के हिसाब से टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ताकि वो इधर कश्मीर में चलता रहे, कुछ ना कुछ शांति रहे। सो दैट इज़ हाउ दी, बट सिचुएशन इज़ टोटली अंडर कंट्रोल। आर्म्ड फोर्सेस ने, गवर्नमेंट ने ऐसे एक्शन किए हुए हैं वहाँ पे, इतनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा दी है। आम बंदा नहीं चाहता कि मिलिटेंसी यहाँ रहे। अभी आप कश्मीर के गांव में जाके देखिए। अब अगर मैं इसको देखता हूँ कि मैंने 88-89 में जाके देखा, एक उसी को मैंने 90s में जाके देखा, उसी को मैंने 2000 में देखा, और अभी जाके देखूंगा वो विलेजेस चेंज हो चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी है। नाइस। हर बंदा अच्छा कर रहा है। बट ये जो मिलिटेंसी है ये एक उनका प्लान है, प्रॉक्सी गेम चलेगा। ओके, एंड हाउ गुड आर, मतलब आई एम श्योर हमारी एजेंसीज होती हैं तो वो तो हमेशा बहुत एक्टिव रहती होंगी उस एरियाज में, ताकि पहले ही हिंट मिले और वो सब चीज़ें हो जाएं। ये बहुत अच्छा नेटवर्क है। ओके। एंड यू नो, जिन मेरी बुक में भी मैंने लिखा है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें आर्मी के सोल्जर्स हैं, इसमें 4 कैरेक्टर मैंने मेंशन किए हैं जो बहुत ही सिविलियंस हैं जिन्होंने फौज का योगदान दिया। हाँ। एक इसमें है जो सोर्स था, ओके, जो सोर्स था। एक इसमें है जो खुद मिलिटेंट था, सरेंडर करके इखवानी बना, फिर वो आर्मी का सोल्जर बना, और उसने हाईएस्ट अवार्ड लिया, अशोक चक्र भी लिया उनको, नजीर वानी। सो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट एग्जाम्पल। देन इसमें एक मैंने कैरेक्टर मेंशन किया है जो सरेंडर करना चाहता था, मगर वो, हालांकि उसने एक जो फॉलो किया था सिस्टम वो थोड़ा अलग था, बट बहुत ही, आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो अबू गाजी के बारे में, तो आप देखेंगे कि क्या उसने किया। 4th कैरेक्टर इसमें मैंने जो लिखा है वो पाकिस्तान में उसने खुद मिलिटेंट नहीं बना था, वो वहाँ पे लॉन्च कमांडर बन गया था। कश्मीरी पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ से मिलिटेंट्स को लॉन्च करता था। खुद वो एज ए मिलिटेंट नहीं आना चाहता था, मगर वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में था। उसको हम वापस लेके, तो ये कश्मीर को कंट्रोल करने में कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। सेकेंडली, जो वहाँ की STF है या पुलिस में है, तो वो सारे लोकल्स हैं कश्मीर के। तो इंटेलिजेंस लोकल से ही आती है। करेक्ट। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा है। हालांकि यू नो, रियल टाइम इंटेलिजेंस गेन करने में एफर्ट लगता है। ओवरऑल इंटेलिजेंस बहुत तगड़े। रियल टाइम मान लो कि आज ये फॉर एग्जांपल कोई मिलिटेंट है, मुदस्सर या अबू हमजा, वो कहाँ पे आज, कहाँ रात को है, कहाँ चलेगा, वो रियल टाइम है जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और वो आती है तभी तो ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इंटेलिजेंस सेटअप बहुत तगड़ा है, एंड हम उनसे आगे मिलिटेंट भी आगे न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते रहते हैं, टेररिस्ट। ओके। एंड बट जो आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस है इज मच सुपीरियर। ओके। जैसे आपने अभी बताया कि आप बहुत सारे लोगों को वहाँ से लेकर आए जो इंडियन थे और वहाँ पर उस फोर्स में थे। तो एक बहुत ही अच्छी मूवी आई अभी, धुरंधर, आपने देखी? तो धुरंधर में बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जो यहाँ के लोग कई बार वहाँ उस जगह को, पाकिस्तान को समझने के लिए सेटअप किए गए, बहुत दिनों तक वो लोग वहाँ रहे, समझा, वहाँ की पावर में आए, सो दैट दे कैन एक्चुअली नो वो वही अगेन इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क को आगे तक लेके जाने के लिए
ये क्या एक्चुअली में जैसा फिल्म में दिखाया गया है कि इसी लेवल पर होता है सारी चीजें? देखो, पिक्चराइजेशन और थोड़ा सा सेंसेशन अच्छा, तो बढ़ाते हैं। हाँ करेक्ट। और जो इन्होंने कुछ मुद्दे दिखाए हैं वो ऐसे मुद्दे काफी हद तक होते हैं, अच्छा, ओके। मे नॉट बी टू दैट एक्सटेंट, बट ये ISI एंड ऑफ कोर्स द रॉ, they are competitors. They have to, because external इंटेलिजेंस के लिए, एक्सटर्नल चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़रूरी है इनका एक्टिव होना। तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हैं पाकिस्तान। बट ये धुरंधर मूवी जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पिक्चराइज करके ज़्यादा दिखाया है। बट लाइक इसमें आप देखेंगे, सो दे हैव सेड कि कैसे एक इंडिया का सोल्जर था जिसको वहाँ जाके उसने इतना बड़ा काम किया, वैसा इसमें मैंने भी एक कैरेक्टर है। लकीली वो हम दोनों एक ही जगह से आते हैं। हाँ, आपने आई थिंक मेंशन किया है द ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक। हाँ करेक्ट। तो वो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी, बहुत सारा वक्त आपने उनके साथ बिताया। हाँ, दोस्त नहीं, मतलब मैं उस टाइम आई वाज मे बी 7th में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ओके। जब मैं पहली बार उनको, मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ओके। वो मेरे से काफ़ी बड़े थे। अच्छा, ओके। मतलब एज में मैं 7th में था तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए होंगे, पता नहीं क्या थे। तो बट वो उनको अगर देखते थे ना तो इतना उनका पर्सोना इतना अच्छा था, एंड डिटो विनोद खन्ना की कॉपी। अच्छा, ओके। एंड एक्टिंग पार एक्सलेंस। इनफैक्ट रॉ में भी उनको जो पिकअप किया, उनकी एक्टिंग के दम के ऊपर, उनके करेज के ऊपर, जो उनको पिकअप करके ले गए थे, जो आप अभी एवरीथिंग ओपन में है। तो रविंद्र कौशिक, उनको हम कोल्हा भाई साहब कहते थे। अच्छा, ओके। तो वो आए मेरे बर्थडे में, तो उन्होंने मोनो एक्टिंग की थी, वेरी गुड मोनो एक्टर। तो तब फिर तो हम उनके फैन बन गए। तो जब भी मौका लगता था हम जाते थे कोल्हा भाई साहब को मिलने। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, उस टाइम भी आए थे। तो वो भी फिर बातों बातों में पता लगा कि ये नहीं उन्होंने बताया कि मैं कहीं और हूँ, बट उन्होंने मैंने बोला कि आप करते क्या हैं? कहना हम भी देश की नौकरी करें, तो भी फौज में आ जा, तो फिर देखेंगे बाद में। बट देन आई वॉज वेरी शॉक्ड। एक बार उन्होंने, जब मैंने पूछा तो उन्होंने जस्ट अपनी शर्ट उठा के दिखा दिया, पीछे पूरे बट मार्क्स थे सिगरेट से। तो मैं क्या, भैया ये क्या है? कहते कोई नहीं, तुम बाद में बताएंगे तेरे को। फिर हम एक बार मैं कहीं ट्रेन में था, मुझे, और गंगानगर है, वहाँ से ट्रेन चलती है, अबोर आता है। तो गंगानगर से अबोर तक हम एक ही जगह बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत बातें की। फिर उसके बाद वो उतर गए थे अबोर में, मैं दिल्ली तक गया था। तो अब वो उनकी अगर स्टोरी जो रॉ जैसे धुरंधर में दिखाई गई है, ये इनकी स्टोरी, ये तो पाकिस्तान, ये जो दिखाए धुरंधर में, इसको दिखाया कि मिलिटेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, बलूचीज के साथ। करेक्ट, हाँ। वैसे ये जो ब्लैक टाइगर हैं, ये एक्चुअली इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ले लिया था। ओके। इन्होंने जाके अपना कहीं UAE में पढ़ाई की, वहाँ से कराची आए, कराची से जाके इन्होंने अपना जो भी किया, बट थे मेरे ख्याल से रॉ के एजेंट थी। और फिर उन्होंने कमीशन ले लिया, फिर मेजर तक बन गए। वेरी सॉलिड पर्सनैलिटी। ऐसा काल्पनिक ही हो सकता है जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया। ये सारी बातें बाद में पता लगी हमें, जब हमने उनकी चिट्ठियाँ पढ़ी, इनके पेरेंट्स के पास थी। जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए वहाँ पे, तो उस टाइम मैं कैप्टन बन चुका था, बट आई वॉज नॉट फॉलोइंग दैट। तो सडनली इनके पेरेंट्स वहाँ आ गए सांबा में, फादर मदर दोनों की, ये तो हमारा गंगानगर का अफसर है और जानता भी है और उनको दोस्त है, तो कहते इसको किस तरीके से। तो आई सेड मैं तो बहुत यंग कैप्टन हूँ, मैं बहुत, फिर मैंने थोड़ा लेवल बढ़ाया, बट वो हमारे बियॉन्ड था, बिकॉज इट वॉज इनफैक्ट आई थिंक इनका एंड भी बड़ा ख़राब हुआ, किस तरीके से उसको जेल में फाइनली उन्होंने बताया कि ये जेल भागते मारे गए, पता नहीं जो भी था। बट इट वॉज अ वेरी धुरंधर टाइप बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो अच्छे काम कर रहे होंगे, एंड करना भी चाहिए।
नाइस। आपने ना अलग से जो मेंशन किया, जो आपने इख्वानीज के बारे में भी मेंशन किया, तो ये अलग से चैप्टर ही था। तो इख्वानीज में वही लोग जो पहले टेररिस्ट थे, बाद में वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, या है ना? तो ये कितना आसान है, मतलब आई एम श्योर इतना आसान तो नहीं है, बट ये कैसे किया जाता है? ऐसा होता है कि किसी भी मिलिटेंसी को कंट्रोल करना, या इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे बंदे चाहिए जो उसी तरीका काम कर चुके हों। करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, एक्सपीरियंस। तो उनको करने के लिए, और कुछ लोग जो सताए होते हैं मिलिटेंसी में भी गलती से आ गए, तो वो छोड़ देते हैं रास्ता बीच में से। जैसे इसमें जो हमारे साथ इख्वानीज थे, मेजॉरिटी ऑफ देम पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग लेके वापस आए हुए थे। ओके। इसमें बुक में मैंने लिखा नहीं, एक किस्सा और हुआ था। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट वो आ गया आरपी गेट के ऊपर, हमारा जो गेट होता है, वो कहता कि मेरे को मिलना है कमांडर साहब से। आ गया, मिला, उसने लाके, किसी ने उसको गलती से चेक नहीं किया, उसने अपनी पिस्टल ला के रख दी। कहता मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, आपके मेरे को जाना है वापस, मैं निकालूँ। ऐसे भी हैं। ओके। अब ये जो इख्वान्स में थे वो हैं कि उस लाइन को छोड़ना चाहते थे, अब वो आ गए, अब वो भी पुराने मिलिटेंट्स हैं। आपको पूरा उनके ऊपर विश्वास करना है। हम उनको हथियार देते थे इख्वान को कि भाई चल हमारे साथ। दे आर एक्सपर्ट्स, उनको सिविलियन से खबर निकलवानी बहुत तगड़ी आती थी, और उनका आपस में सोर्स नेटवर्क बहुत तगड़ा था। और वो कश्मीरी समझते थे, हमारे और कश्मीरी लोग नहीं समझते थे, तो ये सुन लेते थे जब बात जाती। तो इख्वान एक ऐसी फौज खड़ी की थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ था। ये लोकल मिलिटेंट्स या लोकल कश्मीरीज जो मिलिटेंसी को छोड़ के वापस आए, और उन्हीं इख्वान से एक बेस के ऊपर HNH TA खड़ी की गई। ओके। होम एंड हार्थ। ओके। होम एंड हार्थ टेरिटोरियल आर्मी। ओके। ये कॉन्सेप्ट भी कश्मीर में देयर आर 2 बटालियन, उसमें सारे ये बन गए सोल्जर्स। नाउ दे आर रेगुलराइज सोल्जर्स, दे आर प्रॉपर। देखो उसको अशोक चक्र मिला, हाईएस्ट अवार्ड। वैसे ही मेरे साथ एक लड़का था, वो लड़के के उस ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ उसने पहना हुआ था। एक हमारे नायक शहीद भी हुए थे, इसकी बुलेट के ऊपर 4 गोलियां लगी थी, और ये क्लैप्स हो गया एकदम से। बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर 4 गोलियां लगी थी। इसने सोचा कि मैं, बिकॉज यू नो आपका ये पेट है, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ का प्लेट है, जब गोली आगे लगती नज़दीक से तो परकशन इफेक्ट, जो अंदर वाला पेट के अंदर ये गोली तो नहीं गई, मगर उसका जो प्रेशर से गया वो आपके पूरी सिस्टम को, तो लोग उसके डर से भी मर सकते हैं। ओके। इतना इफेक्ट है। सो ये लड़का जब हिला, इसने सोचा कि मेरा हो गया है। इसके सामने था अब्दुल अहमद, तो जब इसको हिला, इसको हो जाए, तो इस लड़के की वजह से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इसने फिर इसको बचाने के नायक गया। तो ऐसे भी ये कश्मीरी लाइव ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस गैदरिंग में सबसे बड़ी है। तो इख्वान का कॉन्सेप्ट, और फिर टीए में आ गए, रेगुलर्स हो गए। इसको भी मेंशन इन डिस्पैचेस मिला, कैलेंट्री अवार्ड इस लड़के को भी उस ऑपरेशन में। नाइस नाइस। तो सर जब भी ये सरप्राइज अटैक्स आते हैं, मतलब अचानक से आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं, उन पे अटैक हो जाते हैं, कई बार हुआ है बीच बीच में, इसको इंडियन आर्मी कैसे, इसकी तैयारी होती है क्या कुछ? देखो जब भी कश्मीर में क्या है, हम बैठे हुए हैं बेसिस बना के। हाँ। हेडक्वार्टर है, उसके नीचे जो कंपनीज हैं उनके अलग अलग बेसिस हैं। पूरे इलाके को हमने एक, और मेरे इलाके में मान लो 234 गांव थे जो मेरे कंट्रोल में थे, तो उसमें बहुत दूर दूर थे, तो रास्ते में निकलना है। नाउ आपका क्वेश्चन कि ऑपरेशन से हम निकलते हैं तो अटैक होता है। यस, फौज जब अपना बेस छोड़ती है ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, तो दे आर सीकिंग एनकाउंटर,
हम बाहर निकल रहे हैं, ये नहीं कि बाहर जाके पिकनिक करके आना है। तो ये सीकिंग एनकाउंटर मिले तो सही। एक तो खबर आई, खबर को उसको कैप्चर करने के लिए गए, देखा नहीं। समटाइम एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, निकल रही है फौज कि इधर नज़दीक नहीं, एरिया डोमिनेट करना है या ढूंढना है, गाड़ियां जा रही हैं। तो उस टाइम मिलिटेंट्स या टेररिस्ट इनिशिएटिव पे आ जाते हैं। जब हम बाहर निकल रहे हैं, करेक्ट, उनको पता वो स्टेशनरी हम मूव कर रहे हैं, तो जो मूव कर रहा है वो वल्नरेबल है। हाँ, करेक्ट। तो अटैक कहीं से भी हो सकता है। और जवानों का मोराल इतना तगड़ा है, जो सोल्जर्स हैं वो कश्मीर में इसको क्या कहते हैं कि दे आर रेडी टू वॉक इन टू अ सिचुएशन ऑफ एश्योर्ड डेथ एनी टाइम, कि बाहर निकल के गोली चलनी है, हो सकता है मेरी जान जाए जो आगे चल रहा है। या मैं बताऊंगा आपको कैसे कोई भी जगह सेफ नहीं है कश्मीर में। एक एग्जांपल दूंगा मैं इसके बाद। तो जब गाड़ियां निकलती हैं, हमारी भी गाड़ी के ऊपर एक हमला हुआ, तो उड़ा भी दी उन्होंने गाड़ी, पूरी की पूरी गाड़ी 25 फुट ऊपर जाके कोलैप्स होकर नीचे गिरी। बड़ी जो आप बड़ी गाड़ी देखते हैं जिसको 3 टन या बढ़ते हैं, तो ऐसे भी होता है। कोई गाड़ी में एक ऑफिसर, उसको बेचारे को दूसरी RR बटालियन का था, ही वॉज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, तो उस टाइम STD था ही नहीं वहाँ पे हमारे पास, ना टेलीफोन्स थे, ना STD फ़ोन था, ना मोबाइल से। तो वो हम हाईवे के ऊपर जाते थे, तो बेचारा उसने सोचा कि मैं लेके जाता हूँ, उसकी गाड़ी को उनको उड़ा दी। लकीली उसमें बहुत सीवियर कैजुअलिटी थी, इंजरीज, बट फेटल नहीं हुई। तो ऐसे बहुत से गाड़ियाँ के ऊपर अटैक होता है, क्योंकि वो इनिशिएटिव पे हैं, वो अटैक कर देंगे। तो बट फौज इतनी तगड़ी ट्रेन कर रखी है, मोराल तगड़ा, ट्रेनिंग तगड़ी, एनी सिचुएशन कैन बी, उसको कन्वर्ट कर देंगे जीत में अगर वो आ गए। मेरा ये मानना था, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो मैं कहता था अगर आपका इसको बोलते हैं एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर हुआ, लाइव फायरिंग हुई, कुछ हमारा इंजरी होगी या किसी की, या उनकी कैजुअलिटी कर दी, तो एनकाउंटर। एक हुआ, गोली चली, वो भाग गए, इधर से हम पकड़ में नहीं आए, इसको बोलते हैं मिस्ड एनकाउंटर। तो मैं कहता था कि मिस्ड एनकाउंटर इज ऑल्सो एनकाउंटर फॉर मी, गुड ओमन कि गोली तो चली, अब पकड़ तो पता लगा कि वो बंदे आए थे, ये नहीं कि तुम ऐसे फालतू में। सो सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार है, एंड ऑफ कोर्स इट कैन हैपन। इसमें सर आपने जैसे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए, जैसे आपने राजा पाकिस्तानी के बारे में मेंशन किया है, ये क्या था सर? ये ना, मैं कमांडिंग ऑफिसर था यूनिट का, और मैंने अभी जाके टेक ओवर ही किया था, और 3 हफ्ते हुए थे, नहीं 4 हफ्ते करीब हो गए थे। तो वहाँ पे 2 मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट, जो पाकिस्तानी थे। ओके। एक था लुकमान और एक था राजा पाकिस्तानी। ओके, हाँ। ये दोनों पेयर में चलते थे। अच्छा, ओके। एंड उनको ढूंढते हुए 3 साल हो गए थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, एंड दोनों कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटी थी। राजा पाकिस्तानी एक ऐसा मिलिटेंट था, मे बी 24-25 साल का होगा, वो अगर कहीं जाके ताला लगाता ना किसी घर में, उस ताले को कोई खोल नहीं सकता था, पुलिस भी नहीं खोलती थी। ओह, उस टाइम की बात है। वो खौफ था उसका बहुत, इतना खौफ उसने कर रखा था, जैसे वो डिस्प्यूट लोगों के दूर करने शुरू कर दिया था। कि 2 घरों में लड़ाई है, वो कहता कि इसने मेरा गाय चुरा ली, वो मेरा ऐसा हो गया, इसने मेरे वो कर दिया, तो राजा पाकिस्तानी विल गो, उसका जाके ताला लगा देगा, मैं बाद में आऊँगा। तो लोग, ही वॉज अ टेरर, और बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड रूथलेस था। और उसका जो दूसरा था लुकमान, वो था रॉबिनहुड, वो बहुत ही गऊ आदमी, बहुत ही प्यार से बात करने वाला, किसी को गाली नहीं, किसी को कुछ नहीं, और आराम से चलता था पाकिस्तानी टेररिस्ट, बट उसका एक नेचर ऐसी थी। तो ये जो हमारा ऑपरेशन हुआ, हमें नहीं पता था कौन था। हम लंच कर रहे थे, SP साहब आ गए अपने पार्टी लेके STF की, तो कहते, एंड वो गांव हमारे बिल्कुल नीचे था जहाँ हमारा बेस था। तो फटाफट खाना खाते खाते मेरे एडजुटेंट ने उसको बोला कि पार्टियाँ यहाँ से मूव करो, इधर उधर से अलग अलग बेसिस से मूव होगी, और जो कैप्टन हमारे साथ खाना खा रहा था उसको कैरी ऑन हो गया। तो हमने
कन्वर्ज किया। उस ऑपरेशन में जैसे गांव के ऊपर कन्वर्ज करके हम पार्टियां कन्वर्ज कर रही थी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, और मैं एसपी के साथ अभी नीचे हम पहुंचे थे, थोड़ा सा मे बी अबाउट 800-900 मीटर दूर होंगे, तो ग्रेनेड्स फटे वहाँ पे, ब्लास्ट धमाधड़, और इनकाउंटर शुरू हो गया। तो उसमें ये राजा पाकिस्तानी साहब पूरा कंट्रोल कर रहा था। उस ऑपरेशन में हमें सक्सेस मिली थी, 3 मिलिटेंट्स, जिसमें ये राजा पाकिस्तानी ऐसे कॉर्डन लगा हुआ था, तो इसके ऊपर से जंप मार के गया, नहर के ऊपर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटी थी, तो ये कैसे भागा किसी को नहीं पता, पर वो जवान उस टाइम एक ही जवान था, उसके ऊपर इसने पहले पूरा फायर किया, जंप मार के भाग गया, बट लकीली इसको इंजर्ड कर दिया था उसने। तो ये राजा पाकिस्तानी वॉज एबल टू ब्रेक द कॉर्डन एंड निकल गया। बट उसको फिर हमने पूरा एनकाउंटर, ये जो स्पॉट हो रहा था, उसको ख़त्म होने के बाद दूसरी पार्टी ने आगे जाके सर्च, जैसे पता लगा इस लड़के को हमने डीब्रीफ किया कि हुआ क्या, कहता साहब इधर से मिलिटेंट था, उसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, वो मेरे ऊपर जंप मार के गया, मैं तो साहब ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था कि एकदम से मेरे ऊपर इतना फायर किया उसने, और उसका हथियार भी पानी में गिर गया था जवान का। तो बहुत ही टिपिकल सिचुएशन थी। बट राजा पाकिस्तानी ऊपर से जंप मार के जो भागा था, तो जब ये पार्टी उसको ढूंढने के गई भी, देन आई टोल्ड कंपनी कमांडर दिनेश, मैं कहा दिनेश पार्टी लेके जाओ, आगे देखो ऐसा कोई है। तो 1 किलोमीटर पे उनको येलो स्पॉट पता लगा कि येलो दिख रहा है, तो इन्होंने अपनी वो बेसिक सिखलाई जो होती है कि यू कांट गो एंड जस्ट मिलिटेंट के, तो वही हुआ। ये बहुत ट्रेनिंग काम है उस टाइम। तो इसकी पार्टी ने जैसे करने से पहले, बिकॉज इनको श्योर नहीं था कि सिविलियन है कौन है, इन्होंने उसके साइड में फायर किया, तो ये बंदा रोल हुआ, ऑलरेडी इसने ग्रेनेड की पिन निकाल के बैठा हुआ था, इतना खतरनाक, एंड ही रोल्ड द ग्रेनेड्स फॉर देम एंड ही वाज ऑलमोस्ट डेड। काफ़ी गोलियां लगी हुई थी इसकी। मरने से पहले भी ही वांटेड कि कैजुअलिटी करके जाऊंगा, बट ये था एंड इसका राजा पाकिस्तानी। ओके, तो मतलब ये अभी कितनी कहानियां हैं, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, मतलब मेरे को, क्योंकि मतलब सुनने में तो इतनी एक्साइटिंग लगती है, बट ये उस वक्त कितनी मुश्किल सिचुएशन होती है बेस पर ये सब चीज़ें हैंडल करना सर। बिकॉज इसमें डिसीजन डिलेमा, हाँ, इसमें आपको लाइफ सिचुएशन है आपके सामने, जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी जगह सेफ नहीं है वहाँ पे। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। वही ऑपरेशन जिसको मैंने पहले कोट किया ना, जिसमें वो लियाकत अली हमको गाइड करके लेकर था, हाँ। उसी में शाम को जब हमने कॉर्डन लगा के पूरा कर रहे थे, तो हमारे साथ सीआरपीएफ भी होती है। तो एज ए सीओ हमारी एक ऑटोमेटिक कमांड पोस्ट इस्टेब्लिश हो जाती है, जहाँ से पूरा कमांड कर रहे हैं, वो चाहे 50 मीटर दूर हो जहाँ मिलिटेंट है, या 20 मीटर दूर हो, डिपेंडिंग अपॉन। तो जहाँ मेरी ये पोजीशन थी, वहाँ पे डायरेक्ट फायर नहीं आ रहा था, तो सीआरपीएफ का सीओ एंटर किया, उसके बाद डॉक्टर था सीआरपीएफ का, वो भी आ गया। वहाँ हमारे साथ 3-4 अफसर और खड़े थे, जब हम प्लानिंग कर रहे थे इसको कैसे करना है, कि ये सारे इस तरीके से कर रहे हैं, फायर यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो कहाँ से हाउस एंट्री कहाँ से करें, क्या करना है, तो तजवीज़ बन रही थी अभी। तो डॉक्टर कहता सीआरपीएफ का कि अभी हम सेफ है, वो साउथ इंडियन था, अभी हम सेफ है इधर आके। आप बिलीव नहीं करोगे, सामने से पूरा दीवार, एकदम से मैंने उसको देखा और डॉक्टर कोलैप्स कर गया और नीचे फर्श पे वो गिर गया और उसके लात में से खून बहना शुरू हो गया। तो गोली आके कहीं से रिकोशे होके लगी उसकी आंख। सो इट इज, दैट इज व्हाई कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, इट इज इन द लाइन ऑफ फायर एवरीवेयर। तो क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने कहा आई होप इट इज आंसर्ड। नहीं, हाँ, इट इज आंसर्ड। मतलब वो किस तरह से चीज़ें की तैयारी थी। अब सर इसमें ना जब ये सिचुएशन चल ही रही है, मतलब आई एम श्योर ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तो नहीं होता है ना, मतलब आप कंसिस्टेंट सर्च चल रही हैं, टीम्स डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ चल रहा है। आपके लिए अपना मतलब
कितना आसान था या कितना मुश्किल था ये अपने आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखना? क्या ऐसा होता है, आई डोंट नो, बट कि जब एक पर्सन वहां पर पोस्टेड है तो वो सिर्फ यही सोच रहा है या कुछ ऐसा वक्त निकालता है अपने लिए, निकाल पाता है? कुछ हॉबीज होती होंगी जिससे वो माइंड फ्रेश हो ताकि वापस से आके फोकस हो, कुछ होता है ऐसा? या सबसे पहले तो मैं सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का पहले लेता हूँ कि रिलैक्सेशन की आप बिलीव कीजिए कोई टेंशन कोई स्ट्रेस है ही नहीं। अच्छा, ओके। एंड वहाँ पे हम आते हैं, सारी चीज़ चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है, ऑपरेशन भी चल रहे हैं, एंड एवरी डे इज अ न्यू डे देयर। आपको ये नहीं मिलेगा जो कल सिचुएशन थी वैसी ही है, वैसी, ओके। आज कुछ भी हो सकता है। तो हम वहाँ पे बैडमिंटन और बास्केटबॉल, ये हमारे दो गेम शाम को इनवेरेबली सबसे पहले हम खेलते थे जवानों के साथ अपना बास्केटबॉल ट्रुप्स गेम, और बास्केटबॉल दबा के 1 घंटा खेल रहे हैं। तो ये नहीं कि हम सिर्फ वो ऑपरेशन ही है, तो 4 बजे से बास्केटबॉल चल रहा 5:30 तक। वहाँ से इनवेरेबली हम आए थे ऑफिसर मेस में, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं आपस में सारे ऑफिसर। बैडमिंटन गेम शुरू होते ही खबरें आनी शुरू होती हैं कि साहब उस गांव में 2 मिनट है, उस गांव में से वहाँ निकल गई चीज़ें, बिकॉज टाइम ही वो उनका चलने का, जैसे अंधेरा होने का। हाँ। सो स्ट्रेस बस्टिंग एंड के बहुत से तरीके हैं। पहली बात तो मेरे कमांड में तो मैंने बोला था कि अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका, वहाँ पे आपने सुना होगा सुसाइड्स भी होती हैं कई बार, एंड मैनी टाइम्स थिंग्स हैपन, इट कैन हैपन इन एनीवेयर, सिविल्स में भी। तो मेरा एक उनको ये था कि अगर भाई किसी ने कुछ उल्टा कदम करना है तो उससे पहले ये देख लेना कि तुम मेरे से मिलके तुम्हारा सोल्यूशन नहीं हुआ तब कर सकते हो। और मुझे पता था जब तक मेरे पास मिलने और ओपन था, तो जवानों के लिए भी स्ट्रेस फ्री कर रखा था। बहुत से अच्छे हमारे पास तरीके हैं कि छुट्टी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी छुट्टी जाना जाओ। मेरा एक लड़का था, वो छुट्टी भेजो, कभी छुट्टी से वापस नहीं आता टाइम पे, हमेशा लेट आएगा, बट ऑपरेशंस में भी तगड़ा। वो आया लड़का छुट्टी से वापस 41 डेज लेट। तो हमारा क्या तरीका है, वी हैव उसको डिसिप्लिन एक्शन करते हैं। उसको मैंने सजा दी फौज के रूल के हिसाब से। उसने वो सजा काटी, सजा काटते जैसे अपनी कंपनी में गया, अगले ही दिन उसने ऑपरेशन में मिलिटेंट मार दी उसी लड़के ने। तो पहले सजा, उसको सेना मेडल, ही गॉट अ सेना मेडल गैलेंट्री फॉर हिज एक्शन। तो अच्छा, नाउ फर्स्ट पार्ट जो आपने बोला कि ऑपरेशंस में कि आपको कुछ सोचना ज़्यादा, तो हुआ क्या कि मेरी एक पार्टी आई वापस, वो पोस्टर्स ले आई उतार के। ओके। तो पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कि सीओ साहब को हम 1 हफ्ते के अंदर फिदाइन करके मार देंगे। It was message for me. Oh. It is there in the book. Put that poster also. Now, you got a threat, life threat, तो आप फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। मेरे भी सोच, और आया भी तो रात को था। Anyway, so फिर उस पोस्टर के बाद सेम नाइट हमारे 2 ट्रक होता था, हमारा एडम ट्रक जो राशन लेके चलता है, उसके ड्राइवर और उसके कंडक्टर को किसी ने आके टांगों में गोलियां मारी, दोनों को लेग शॉट दे दिए। मारा नहीं, लेग शॉट दिए, वो नहीं बता पाए कौन है। फिर उसके बाद अगली रात जहाँ हमारा बेस था उसके नंबरदार नीचे गांव में, नंबरदार के घर के ऊपर उन्होंने 4 मैगजीन्स फायर की, क्योंकि हमने नीचे से खाली खोखे उठाए, उनके जो एम्प्टी कार्ट्रिज फेंक चढ़े 100 से ऊपर थे, चारों साइडों से पूरी 4 मैगजीन खाली करके, मारा नहीं उसको बट थ्रेट करके गए उसको। एंड फाइनली मैसेज आ गया कि तुम
को मारेंगे हम। तो ये सिचुएशन बनी। अब हमने भी अपना ऑपरेशन जारी रखा। 7वें दिन मेरे जो घातक थे उन्होंने कहीं जाना था खबर लेने के लिए, तो बहुत बड़ा घर था, उसमें पता लगा 2 मिलिटेंट है। सिर्फ ये 5 लड़कों ने उसको घेर लिया, उस घर को। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि उसकी अगर मैं पूरी एक 50 बंदे भी लगा लूँ तब भी पूरा कॉर्डन नहीं लग सकता। सिर्फ 5 बंदों ने शुरू में लगाया। एक ने घर को, दरवाजे को कवर कर लिया, 3 दरवाजे थे उसके, 3 दरवाजों को कवर किया, 2-2 करके इधर 2 ने, और पीछे की साइड से तो ऐसे। एंड फिर हमारी पार्टियां पहुंच गई। वो जो दोनों मिलिटेंट थे जिन्होंने थ्रेट वाला लगाया था, बाद में पता लगा कि यही थे ओके जिन्होंने किया था। तो वो फिर बड़ा इंटेंस ऑपरेशन चला था। तो अगर आप बैकफुट पे हो जाओगे तो बैकफुट पे हो जाओगे, आप फ्रंट फुट पे रहोगे फ्रंट फुट पे। तो ऐसी ऑपरेशंस में तो फ्रंट फुट पे रह के ही काम करना पड़ता है। आई थिंक इट वाज। तो आप उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर पाए आप? बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें भी एक और स्टोरी थी कि हमने उनको, हम उस टाइम नहीं हमें पता था कौन है अंदर। ओके। तो जब उनको फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने, तब तक कॉर्डन लग चुका था पूरा। फिर वो अंदर से पंजाबी में और उसमें नारे लगा रहे थे कि हम पाकिस्तानी ही हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। हमने बोला सरेंडर कर दो। बहुत उनको प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट करा के कि आ जाओ। फिर उन्होंने फायर दबा के शुरू कर दिया। फिर फायर होता गया। फिर उन्होंने एक साइड में घर में आग लगा दी, उसको बंद किया। इतनी देर में एक और मैं सरेंडर करा सकता हूँ उनको, रोको। हमने रोका। जैसे ही उसका लाल हुआ तो मेरा एक जवान थोड़ा सा हुआ, उसके आगे गोली लगी। उन्होंने फिर फायर खोल दिया विंडो में से आके। इसके जवान के लगते ही फिर कहाँ रुका जाता है। हाँ। तो देन दे वर फ्लैटन, दे वर ऑल न्यूट्रलाइज्ड। आपने भी बात की घातक। घातक क्या है कि एक जो इंडियन आर्मी है उसमें ये ऑथराइज प्लेटून है, घातक प्लेटून। ओके। ये अब ऑथराइज हुई है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम ये ऑथराइज नहीं थे। हम इनको अपने ही कंपनियों के ट्रूप्स में से करते थे घातक। ओके। क्योंकि स्मॉल टीम्स ऑपरेशन जो है ना, और जो घातक का मतलब समझते आप क्या है? मतलब बिल्कुल बिंदास, मतलब ओपन छोड़ना नहीं। अच्छा। एंड घातक जैसे धुरंधर, ऐसे घातक। सो नाउ अपनी ही एग्जिस्टिंग कंपनीज में से पूल करके छोटे छोटे घातक टीम, तो कोहेसिव टीम, बहुत तगड़ी, हाईली मोटिवेटेड एंड स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक। तो जब मैं सीईओ था उस टाइम हमने 3 घातक रखे हुए थे, 3 अलग अलग। तो ये खबर हासिल करना या जाके कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। तो यही घातक ज़्यादा ऑपरेशंस में इनिशियल जाके कांटेक्ट करते हैं। ये जो आप ब्रिगेड घातक की बात कर रहे हैं, अब यूनिटों में उस टाइम ऑथराइज हो गए थे। उस टाइम घातक यूनिटों में ऑथराइज हो गए थे और वो ऑलरेडी यूनिट्स में एग्जिस्टिंग थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि पहाड़ों की पूरी लाइन है 50 किलोमीटर लंबी, पूरे पहाड़ एक साइड से लेके 50, मेरा इलाका है, उसमें यूनिटें लगी अलग अलग। अब वो पाकिस्तान से जब ग्रुप आता है मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का, तो वो पार करके आता है एलसी, उसके ऊपर हमने फेंस लगी हुई है। तो जब वो फेंस काट के आगे निकल गया तो पीछे का इलाका बहुत डेप्थ एरिया, बहुत बड़ा था। तो उसको कैसे इफेक्टिव करना था, कैसे एक ऐसी टीम खड़ी करनी थी कि ताकि वो उसको एड्रेस कर सके अगर हमें पता लग गया कि यहाँ से एंटर कर गए हैं और हमारे एओआर से बाहर निकलने से पहले। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ, ग्रुप निकला, वो पता नहीं लगा कहाँ गया। तो मैं पूछूं, वो बोले पता नहीं है सर, अभी ट्रेस नहीं कर रहे। तो देन आई रियलाइज कि ये थोड़ा, तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया, ब्रिगेड लेवल पे हमने घातक खड़े की, सारी यूनिटों से बंदे बुला के, और उस ऑपरेशन में
जब ये घातक खड़े किए, जनवरी 2014 में हमने ये आइडिया कंसीव किया था। ओके। एंड अप्रैल तक फिर बंदे इकट्ठे करके, बर्फ़ पड़ी थी दबा के, तब भी पूरे बंदे पहुंचा के उनको एक टीम में कर दिया। उनके ऊपर एक यंग ऑफिसर बहुत सॉलिड, और इनको ट्रेनिंग होके अप्रैल तक तैयार हो गए। फिर इनका एक ऑपरेशन हुआ, अगस्त में खबर आई हमारे पास जाके। तो ये ब्रिगेड घातक ऐसे थे कि इनको सारा इलाके से फैमिलाइज करा दिया था कि ये 50 किलोमीटर अगर ABCDE कहीं से भी आए तो कैसे मूव करके, कैसे खबर हासिल करनी, कैसे कॉन्टैक्ट पीछे करना उनसे, ताकि जो वो ग्रुप है हमारे AOR से पीछे निकल जाए, उससे पहले हम उनको। तो अगस्त में जब खबर आई तब ये लॉन्च हुए, जिसमें मैंने बोला कि उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी गोली। उसी में नायक नीरज कुमार सिंह, हमने 20 मिनट के अंदर अंदर, पाकिस्तान से 7 का ग्रुप आया था, 20 मिनट में इस पार्टी ने 4 हार्डकोर टेररिस्ट थे वो, उसमें से 3 मिलिटेंट वो थे जो तीसरी बार आए थे कश्मीर में, आके 3 साल लगा के वापस जाके, फिर 3 साल का टर्नओवर करके फिर वापस जाके, ये तीसरा टर्नओवर था उनका। माय गॉड। और ये इतने खतरनाक थे जो जिनका पूरा डाटा बाद में पता, अगर वो निकल जाता ग्रुप तो उन्होंने पीछे जाके पता नहीं बहुत नुकसान करना था। तो ये ब्रिगेड घातक की जो टीम खड़ी की थी उसका ये कॉन्सेप्ट था। अभी आपने देखा होगा भैरव बटालियन खड़ी होगी। भैरव बटालियन इज ऑल्सो अ बिगर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ओके। ताकि उसमें अलग अलग पार्टियां मिक्स की हुई हैं ऑफ डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज। तो इसमें सिर्फ इन्फेंट्री वाले थे। ओके ओके। ये जैसे पहले डिफ़िकल्ट होता था, क्या ये आज भी उतना ही आसान है उस तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से इधर मूव करना? आसान है ये इतना? नो, अभी बिल्कुल आसान नहीं है। अभी बहुत हाईटेक हो चुका है। ओके। हालांकि इनका कैसे होता है, पहले वो पीछे ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने टेररिस्ट कैंप में, वहाँ से ये ग्रुप आगे आता है LC की तरफ, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के पास जाके पोस्टों में रुकते हैं लोग। फिर इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे, लॉन्च पैड्स, उस पर आके इनको फिर रेडिकलाइज किया जाता है। फिर इनको हमारा एक ऑपरेशन हुआ LC के ऊपर, वो जो ग्रुप आया तो वो पकड़े गए, उनके देसी घी के परांठे की देसी उसकी खुशबू आ रही थी। पाकिस्तान आर्मी इस ग्रुप को चलने से पहले पूरे 20-20, 25-25 परांठे एक बंदे को देसी घी के मोटे मोटे आलू के परांठे बना के मिक्स करके इनको देते हैं। सो आजकल क्या है कि पहले जब वो पाकिस्तान पोस्ट से चलेंगे, पहले तो वो पाकिस्तान से लेके LC तक आएंगे, फिर उनको हमारी फेंस लगेगी, वहाँ फौजी बैठे हैं, डिप्लॉयमेंट है, फिजिकल प्रेजेंस है, फिर हमारे कैमराज लगे हुए हैं, फिर सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल, तो मतलब इनमें से थ्रू करना मुश्किल है। बट फिर भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। वो कैसे होती है, वो बैड लक या समवेयर लैक्सिटी हो जाती, कई बार हो जाता। तो अगर उसको पार करके फिर आगे आने के बाद फिर एक ऐसा इलाका आता है जिसमें यू कैन से डेप्थ एरिया, जिसमें डिप्लॉयमेंट बहुत थिन है। फिर उसके बाद मेन शमशाबाड़ी जो रेंज है, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको पार करने के बाद तो नीचे गाँव में आ गए। गाँव में इनके ऑलरेडी कैंडिडेट्स बैठे हैं, उनको ले जाएंगे। दैट इज़ हाउ दी इन्फिल्ट्रेशन। बट बहुत मुश्किल है, इट इज़ नॉट सिंपल। बट वो भी अपना अपना नया कोई ना कोई तरीका ईजाद करते रहते हैं। ओके। आपने ना जैसे शुरू में डिस्कस किया था जमाइतीस के बारे में, जो लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अगेंस्ट इंडिया ही, और वो चलाते हैं। जब कश्मीरी पंडित का जब ये सारा हुआ, बड़ा ही दुखद है, और हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है उसका, आज भी आता ही रहता है कुछ ना कुछ। मूवीज़ बनती हैं, कश्मीर फाइल्स बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई, और लगातार बातचीत होती है। तो ये क्या, ये मतलब उस वो दौर बहुत डिफ़िकल्ट, कितना डिफ़िकल्ट था मतलब ये लोगों के लिए, और वापस आज भी सोच नहीं रहे हैं कि लोग वापस जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ऐसा इतना बड़ा गैप है क्यों? देखो, कश्मीर की अगर हिस्ट्री में जाओगे आप, तो कश्मीरी पंडित्स जिसको बोलते हैं या हिंदूज,
वो वहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन थे और हालांकि नंबर्स कम थे बट प्रोमिनेंस में उनकी जो भी हैसियत थी उसके हिसाब से काफ़ी, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम। बट जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई तो एक उसका एंगल होता है कि आपको विश्वास है कि नहीं। फॉर मिलिटेंसी टू सर्वाइव, फॉर टेररिज्म और इंसर्जेंसी टू सर्वाइव, लोकल सपोर्ट चाहिए होती है। करेक्ट है। तो लोकल सपोर्ट में ये कश्मीरी पंडित जो बैठे हुए हैं वो उनको डर था कि ये हमारी खबर दे देंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं है। तो फिर एक वेव आई 1990 में, इनको एक्सोडस किया जो इस बुक में मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें हम लोग सोपोर का नाम सुना। हाँ, सोपोर, हाँ। तो सोपोर को बोलते हैं मिनी पाकिस्तान बोलते थे। और वहाँ से हिंदूज को जब सबसे पहले निकाला तो उन्हीं घरों में हम गए थे। ओके। कश्मीरी पंडित ने घर खाली किया। जब हमको ऑर्डर मिला तो वो ऐसा हुआ कि हम अगली रात ही पहुंच गए थे। तो बहुत ही नज़दीक से देखा कि किस तरीके से गन पॉइंट के ऊपर इनको ऑर्डर किया कि विद इन नो टाइम निकलो, नहीं तो 1 घंटे के अंदर आपको मार दिया जाएगा। वो अपना कुछ सामान भी नहीं उठा सके, कुछ नहीं कैरी कर सके, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ी। ना उनके पास उनके जानवर थे, उनके एप्पल ऑर्चर्ड्स, वॉलनट ट्री, जो अखरोट के बगीचे, अखरोट के पेड़, या उनकी खुद की खेती, खुद का घर, खुद के प्रॉपर्टी, सबको उन्होंने बहुत ही दहशत तरीके से निकाला, इनको जो भागने के लिए मजबूर किया। तो वो एक बहुत ही ड्रेडेड चैप्टर है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। एंड क्यों मजबूर हुए, इनफैक्ट मैं अभी कहीं बात कर रहा था तो वहाँ पे एक कश्मीरी लेडी और उनकी बेटी भी थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी क्यों नहीं कर पाई कि उनको ना जाने दिया जाए। मगर उस टाइम हालात ही दूसरे थे जब ये निकले। तो मेरे के पास भी पूरा आंसर नहीं था उनके क्वेश्चन का, बट बहुत से लोग रुके, पहले चॉइस थी उनके पास, सारे नहीं गए, कुछ गए। फिर करते करते जब ये हालात ऐसी होनी शुरू हो गई कि उनका रहना मुश्किल हो गया, तो फिर उनको वहाँ पे नीचे आना पड़ा। एंड वापस जाना, अभी देखो जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो वहाँ पे काफ़ी मंदिर थे जिनको जला दिया गया था, काफ़ी मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी, जो उनका प्रॉपर्टी हमसाया के तरीके से रखी थी, बट अंडर डिस्प्यूट हो गई। तो फिर हमने रीजेनोवेट शुरू किया। कुछ कश्मीरी पंडित बहुत मोटिवेटेड थे, वो आए हमारे पास कि हम अपने इस मंदिर को रिवाइव, तो हमने थोड़ा उनका मदद किया और रिवाइव हो गए। फिर 2006-07 में पहली बार कश्मीरी पंडित वापस आए, 100 200 की तादाद में। वो उन्होंने मंदिर फंक्शन किया, वापस गए, भंडारा हुआ वहाँ पे, कोर्स हमने सपोर्ट दी। एंड ये फिर ओपनली चलना, अभी आप देखेंगे काफ़ी मंदिर रिवाइव हो के हो चुके हैं। तो वो उस टाइम जो वेव चली थी वो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, या कुछ लोकल्स जो नहीं चाहते थे उनका हाथ। अब वो वापस कब आएंगे प्रॉपर तरीके से, ये एक सोचने वाली बात। अभी आई थिंक सिचुएशन हो सकता है बन जाए कि ये वापस आके 370 तो हट गया अभी। हाँ, अभी सिचुएशन है, आनी चाहिए। राइट। आपने ना अपने इस किताब में रेड फोर्ट का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके टाइम पर आपने बात की वाइट कॉलर टेररिस्ट के बारे में। वो पढ़ के मुझे शॉक भी हुआ, मैं पहली बार जाना। तो मैं जानना चाहता हूँ ये आपकी ज़बान में कि सर ये वाइट कॉलर टेररिस्ट, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कैसे हुआ? मतलब आई वाज वेरी शॉक्ड रीडिंग इट कि ये मतलब, और ये स्टिल एक्टिव है वो, मतलब अभी भी लोगों को यू नो वे फाइंडिंग पीपल, ट्रेसिंग पीपल इवन राइट नाउ। देखो रेडिकलाइज्ड पीपल, चाहे वो एजुकेटेड हो या वो हायर पोजीशंस में हो, किसी को भी रेडिकलाइज हो सकता है। किसी का भी दिमाग को आप उसको चेंज कर सकते हैं।
और टेररिज्म को सर्वाइव करने के लिए उनको रेडिकलाइज पीपल चाहिए ऑल ओवर, चाहे वो उनको पेरोल पे रखें, उनको पैसा दें, या उनको किसी तरीके से मोटिवेट करके रखें। तो ये जो स्लीपर सेल्स जो हैं, सो कॉल्ड स्लीपर सेल्स, ये इसी के तरीके के बंदे बैठे हुए हैं। उनको हालांकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली होगी, हो सकता है एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग, उसने खुद ही इतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कि वो उसको सब चीज़ वैसे ही पता है कैसे एक बॉम्ब बनाना है। आजकल तो इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। तो वाइट कॉलर टेररिज्म प्राइमरली कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं जो हथियार के साथ नहीं आएंगे बट कुछ ऐसा एक्शन कर जाएंगे जिससे पता भी ना लगे और वो एक्शन भी कर दें। तो ये रेड फोर्ट के पास जो हुआ है, इट वाज बेसिकली यू नो, खैर अभी तो ट्रेस तो उसी को कर रहे हैं, प्री मेच्योर आई थिंक एक्सप्लोजन हो गया जो भी हुआ इनका। एंड ऑफ कोर्स स्लीपर सेल्स इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, और हमारी भी एजेंसीज हैं जो उनके पीछे पड़ी हुई हैं और वो भी बच के चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कैसे वो एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक बहुत अलग तरीके का इनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वे ऑफ फंक्शनिंग है या फंडिंग है ये। तो इसमें आपने जो बताया कि एक पोस्टर से सारा डिटेल मिल गया, पूरा नेटवर्क का पता चला। हाँ, बेसिकली आजकल आप देखोगे तो बहुत एडवांस हो गई है इंटेलिजेंस गैदरिंग। आप के इलेक्ट्रॉनिक जो आप इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटस्टेप छोड़ रहे हैं, उससे सारी चीज़ पकड़ जाती है। ये शुरू हुआ जब इन्होंने, तो पहले तो पहले जब हमने फर्स्ट टाइम मिलिटेंसी देखी तो इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इनके जो रेडियो सेट इनको दिए थे बात करने के, इनको ऑपरेट नहीं करने आते थे। फिर जब मैं एज ए कंपनी कमांडर चला गया आरआर में, तो अब ये रेडियो सेट के ऊपर बात करते थे। ओके। तो रेडियो सेट जैसे आपने देखा होगा मोटरोला लोग सिक्योरिटी वाले, तो वैसे इनके थोड़े हाई पावर वाले थे। उसके बाद इन्होंने इंटरनेट पे आ गए, फिर मोबाइल शुरू हो गए, मोबाइल के ऊपर भी तो उनकी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो ये जो आप इनका तरीका काम करने का है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। पहले वो ईमेल जैसे भेजनी है, वो ईमेल भेजते नहीं थे, ईमेल ड्राफ्ट आपने टाइप की, बंद कर दिया, उसने वो वहाँ से उसी को खोला, पासवर्ड उसको पता लग गया, तो ड्राफ्ट नहीं खोला, देयर इज नो ईमेल कम्युनिकेट हुई है। तो इधर आपने ड्राफ्ट करके छोड़ दिया, उसने ड्राफ्ट पढ़ लिया, आपने ड्राफ्ट को डिलीट कर दिया, देयर इज नो ईमेल कम्युनिकेटेड। लाइकवाइज सो मेनी थिंग्स इन्होंने ईजाद किए हैं एंड हमारी इंटेलिजेंसीज उनको, तो पोस्टर्स के थ्रू कैसे उन्होंने निकाला, ये अच्छी गुड अचीवमेंट। तो जब हम इंडिया में देखते हैं, जैसे बहुत बड़ा अटैक ताज मुंबई में वो अटैक हुआ, संसद पर अटैक हुआ, ठीक है, पॉसिबिलिटीज अब आई एम श्योर इट इज अब a lot lesser right now कि इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा होंगे, बट डू यू थिंक जो करंट गवर्नमेंट भी है वो बड़ी एग्रेसिव है इन मामलों में? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दिए हुए हैं, एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट, द होम मिनिस्ट्री एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री इज सो एक्टिव, सो अहेड ऑफ दीज थिंग्स कि वो बिल्कुल पाकिस्तान लाख बार सोचेगा इस एक्शन को दोबारा करने से। जो उनके साथ आप सिंदूर में उनका जो हशर किया गया है, किस तरीके से उनको विद इन 2 to 3 days नीज पे ले आए। पाकिस्तान इतना बड़ा उसमें जाने के चक्कर में नहीं है, वो छोटे छोटे बट जैसे पहलगाम का बहुत ही हीनियस क्राइम किया उन्होंने, कोर्स जो बॉम्बे में किया, जो पार्लियामेंट के ऊपर किया, तो वो भी एक्सट्रीम स्टेप्स थे। पार्लियामेंट के बाद भी फौजें मूव कर गई थी और उस टाइम अलग प्रेशर था, अलग तरीके से टैक्टिक्स। और ये हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऑफ सिंदूर करके क्लियर मैसेज दे दिया है, वो नाउ अभी मेरे हिसाब से होने के चांसेस
बहुत रिमोट है ऐसा कोई एक्शन दोबारा। ओके, आई थिंक जितनी भी कहानी आपने शेयर की सर, मतलब सच मतलब ये बड़ी मतलब इतना जोश है इन सब चीज़ों में कि ऐसा लगता है कि मैं किसी लाइव हीरो से मिल रहा हूँ और ये सारी बातें एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिल रहा है। नहीं, हीरो तो वो हैं जो जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े एक्ट किए हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि मौका मिला ऐसी जगह जाके सर्व करने का देश के लिए, एंड टू लर्न सो मच ऑफ इंडिया लाइफ। सर आज के टाइम में जैसे अगर हम देखें अजीत दोवल साहब, ठीक है, तो मतलब अब वो मतलब जिस तरह से पूरा जो डिफेंस का पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर सब कुछ एक अलग लेवल पर लेकर गए वो आज, तो हाउ डू यू सी हिम? और आपको लगता है कि क्योंकि अभी ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, एज में भी बहुत आगे, तो आपको लगता है कि कोई उनकी जगह कौन लेगा या ऐसा कुछ थॉट? देखिए, ही इज़ एन IPS ऑफिसर एंड जो उनके बारे में मैंने सुना है, जो ओपन में है, उनके ऊपर बुक भी है, उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जाके एक बैगर की हैसियत से बैठे और या अंदर तक गए, कई बार उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने देश के लिए किया है। आई थिंक ऐसे रेयर लोग होते हैं। एंड नाउ उनको देखना कि 80+ होके भी इतने एक्टिव होके, और NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्लस जहाँ बात आके रुकती है, डिसीजन देना पड़ता है, वो कर रहे हैं और बिना थके हुए। मैंने उनको कई इस तरीके से देखा ही नहीं। एंड उन्होंने जो आई थिंक देश के लिए किया है, आई थिंक बहुत कम लोग कर सकते हैं। एंड ही इज़ अ मैन वर्थ एमुलेटिंग। एंड ऑफ कोर्स पिक्चर्स में जो उनका दिखाया है, एक हिंदुस्तानी होने के ऊपर यू फील प्राइड। करेक्ट, हाँ जी। ये चीज़ें अगर कहीं पे भी रियलिटी के नज़दीक भी हैं, जो काफ़ी हद तक हैं, जो उनके बारे में बताया गया, तो ये आई थिंक जो स्ट्रेस की आप बात कर रहे थे, आई डोंट नो जो स्ट्रेस क्या होता है कि आप जूनियर हो, आपने जाके सीनियर को बताया, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। इनके पास ही सीनियर मोस्ट, तो सारा स्ट्रेस में हाउ डज ही कोप विद, ये भी एक सोचने वाली बात है कि कैसे रात को अगर उनको फ़ोन आता होगा करना है, और वो उस टाइम एकदम प्राइम मिनिस्टर को तो बता नहीं सकते, तो कुछ बहुत चीज़ें इनके दम पे करनी है। तो उनकी जगह लेने वाले आई एम श्योर काफ़ी होंगे जिनको हम नहीं भी जानते, बट क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी पर्सनैलिटी बहुत है, आई एम श्योर काफ़ी देर तक और नौकरी करेंगे, बताएंगे, करेंगे इंडिया के लिए। ओके, सो आपके लिए अपनी टेन्योर में सब ऐसा कोई सबसे मुश्किल ऑपरेशन कौन सा था तो आपको लगा यार ये हालत खराब हुई यार? मुश्किल ऑपरेशन यू नो, एक ऑपरेशन था जिसमें काफ़ी हॉस्टेज टाइप सिचुएशन आ गई थी। हॉस्टेज मतलब अंदर बंद करके रख लेते हैं। तो ऐसा ही एक ऑपरेशन हो रहा था। जब हमने उसको घेर लिया तो होता क्या कि हम बहुत मौका देते हैं उनको सरेंडर करने के लिए, अनाउंस भी करते हैं कि आप सरेंडर कर दो, या उनकी अगर मिलिटेंट का पता लग जाए अंदर कौन है तो उसके माता पिता जो नज़दीक है उनको बुला लेते हैं अगर आ सकते हैं तो उस टाइम फ्रेम में, या उनका कोई रिश्तेदार, ताकि वो आपस में सामने बात कर रहे हैं। माँ बोलेगी तो अंदर वाले को उस पर फर्क पड़ेगा। तो एक ऑपरेशन हुआ जिसमें अंदर मिलिटेंट से, तो जो नंबर एक बंदा था सिविलियन, वो कहता कि मैं इनको करा दूंगा सरेंडर, तो आप मुझे इनसे बात करने दो। तो हमने उसको बोला ओके, वो अंदर चला गया बात करने के लिए, उसके साथ एक और गया, उन दोनों को उन्होंने अंदर बांध लिया। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि उनकी ज़िंदगी बचाना।
ये तो हो नहीं सकता कि बेचारे वो चले गए और सिविलियन मारे जाएं। तो उस ऑपरेशन में बहुत मशक्क़त हुई थी। मेरे साथ एसपी भी थे जो शोल्डर टू शोल्डर हम कर रहे थे। वो जो हॉस्टेज वाली सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करना, मतलब हमारा यू कैन से ब्लड प्रेशर और व्हाट एवर, हार्ट बीट कि अभी ये क्या होगा, और वो अंदर से बोल रहे थे हम इनको गोली मारने वाले हैं। उसका जवाब कौन देता अगर वो कर देते। तो फिर उसमें किस तरीके से हमारे जांबाज सोल्जर्स ने काम किया, किस तरीके से हाउस एंट्री करके उनको छुड़ाया, वो एक ऑपरेशन एक अलग ही था। एक दूसरा ऑपरेशन था जिसमें अंधेरा हो रहा था एंड बिल्कुल हमें पता था कि अंदर मिलिटेंट्स इसी घर में हैं और दबा के उन्होंने फायर शुरू कर दिया था। एंड वो मिलिटेंट्स उससे 3 हफ्ता पहले एक दूसरी यूनिट के साथ एनकाउंटर हो गया था उनका, उसके कॉर्डन को तोड़ के निकल गए थे। उनके 3 जवानों को मार के उनके वेपन्स लेके भागे हुए थे। वो ही अंदर थे। तो और बहुत ही जो घर एक दूसरे जुड़े हुए थे, बहुत चांसेस थे कि अगर अंधेरा होके अगर ये नहीं गए तो ये हमारे निकल जाएंगे। तो वो उस ऑपरेशन का भी इसमें मेंशन है बुक में, बट दैट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन। ओके, सो एनी इमोशनल मोमेंट जो आप यू फेल्ट इट, यार ये क्या हो गया यार? You know, I can't forget the date. 5 दिसंबर 2005 की बात है। एंड मैं कहीं और था, आई वाज कमांडिंग ऑफिसर, एंड कंपनी कमांडर का मेरे पास रेडियो सेट के ऊपर आया मैसेज कि मेरे पास खबर आई है, कंफर्म 5 टेररिस्ट इस गांव में हैं। एंड मेरा सोर्स उनके पीछे लगा हुआ है, क्या हम जाएं? मैंने कहा जाओ। बाकी पार्टियां दी, तो 1-1.5 घंटा दूर था मैं वहाँ से। तो जब हम उधर पहुँचे तो ये थोड़ी सी कंपनी ने थोड़ा सा गड़बड़ हुई, मतलब जो भी आप बोलो वो होना था उस दिन, या लैक ऑफ ट्रेनिंग या लैक ऑफ वट एवर, अल्टीमेटली तो डेस्टिनी है। तो ये लगते लगते पार्टियां, ये जो एक मिलिटेंट था जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर था वहाँ का, उसने एक घर के अंदर ऊपर छुप के बैठा था सीढ़ियों के नीचे ऊपर वालियों के, और ये मेरा एक एनसीओ, उसके साथ 2 जवान, ये दोनों ऊपर चढ़ के LMG लगानी पड़ती ताकि आप यू नो जहाँ मिलिटेंट्स का है, एक्चुअली खबर उस घर की नहीं थी। जो घर था उस आगे 3 घर आगे उसमें थे मिलिटेंट्स की। ये जो उनका कमांडर था ये उनको बेव करके अकेला यहाँ आगे छुप गया था इसके पास, वो था ही बड़ा शातिर। तो गलती से ये पार्टी एंटर करके उस घर में बिना पूरा क्लियर किए हुए और ऊपर चढ़ के लगानी थी। तो उसने सोचा कि इनको पता लग गया कि मिलिटेंट आ रहे हैं। उसने जैसे ही ये ऊपर चढ़े, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे थे, उसके पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर, तीनों पर। हाँ, तो उसमें से एक जो थोड़ा साइड में था वो जंप मार के बालकनी से नीचे गिर गया, उसके फ्रैक्चर हुआ। बट ये दोनों जवान हमारे शहीद हो गए, एक एनसीओ और एक जवान। तो वो अच्छा, जब मैं पहुंचा उससे 5 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले ये हुआ था। ये दिस इज, तो उसके नज़दीक में हम पहुंच गए थे, पर उस घर में फायर हो चुका था, अंदर मिलिटेंट है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। और जो इंजर्ड हुआ था वो नीचे गिरा था, जिसको पता था अंदर कौन है। तो इससे पहले कि डिसीजन कैसे लें, उस घर में एंटर करके अपने बंदों को जिंदा है नहीं है क्या हुआ है पता नहीं लग रहा। रेडियो सेट उसके पास था, उसमें भी गोली लगी हुई थी, वो बात भी नहीं कर पा रहा था। बट ये एक्चुअली बहुत ऐसा इंटेंस फायर हुआ था, वो पहले ही उसमें काफ़ी इनको इंजरी हो। तो उस घर में एंटर किया, हालांकि ये जो टेररिस्ट था वो इनको इंजर्ड करके निकल गया था, वहाँ से भी निकल गया।
तो ये जो मेरा ऑपरेशन था वो एक सक्सेस टू फेलियर हो गया था। और फिर मैंने काफ़ी देर बैठ कर सोचा सब, और हमें कुछ नहीं मिला उस ऑपरेशन। हमारी 2 जवान गए। और होता क्या है कश्मीर में, आपने देखा बहुत से जवान शहीद होते हैं, तो कहीं पे भी जवान शहीद होके उसको बदामी बाग कैंट में कोविड क्वार्टर में, फिर फाइनली एयरपोर्ट पर ले जाके बॉडी हम घर में भेजते हैं, अब उनके अवशेष घर पहुंच जाते हैं, मॉर्टर रिमेन्स। तो कमांडिंग अफसर को वहाँ जाना पड़ता है और कमांडिंग अफसर को उनका कंधा देना पड़ता है जब वो उतारते हैं। तो जब मैंने उनको कंधा दिया तब मैंने रियलाइज़ किया कि हुक्म ऑर्डर का क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है जीने और मरने की। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। फिर मेरा एम्फोसिस आ गया, मैं उनको एक एक चीज़ की जो मैं शेयर कर सकता था कि कैसे करना है, क्या है, कहाँ कर रहे हो, पूरा तजवीज़ वो करनी शुरू की। एंड फॉर्चुनेट था कि उसके बाद हमने कोई ऐसा जवान नहीं खोया पूरी मेरे टेन्योर में। एंड उस ऑपरेशन के बाद भी जब इमोशनल हो गए, हमने बोला हम वापस नहीं जाएंगे। मैंने अपने सारे कंपनी कमांडर आ गए, मैंने कहा जब तक वो मिलिटेंट जिसने इनको नुकसान पहुँचाया उसको आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, अल्लाह बैरकों में नहीं घुसना वापस। तो लकीली वी गॉट सक्सेस आफ्टर 2 days 3 days। आई एम श्योर ये मुश्किल, क्योंकि इमोशन से तो गो थ्रू करते ही हैं, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है सब, चाहे कितने भी टफ हो, मोटिवेटेड हो, यस मुश्किल तो होता ही है। इनफैक्ट इस बुक को लेके मैं 5 दिसंबर 2025, मैंने क्या बोला पहले, 5 दिसंबर 2005, हाँ 5 दिसंबर 2025 को ये बुक लेके मैंने, वो उसी टाइम का मेरा जो एजुटेंट कंपनी कमांडर, हम दोनों इनकी वाइफ से मिलने गए जम्मू में। हवलदार चरण सिंह जो शहीद हुए थे, उनकी वाइफ, उनका बेटा भी डॉक्टर है, ही इज एनेस्थेसिस्ट। ओके। और उनके मिले, उनको बुक प्रेजेंट की, उनको पढ़ के सुनाया, उनसे बातें की, तब जाके मेरे जो उस टाइम के इमोशंस से, हालांकि 5 और 25 के बीच में मैं उनको कई बार मिला, ये पर ये जो जाके उनको मैं समझा पाया अपने दिल की बात, आई थिंक खुशी, दुख के गमों के टाइम पे भी वो खुशी को महसूस किया मैंने। और उनकी खुशी, वो भी अभी स्टेबलाइज हुए हैं उस टाइम। हालांकि जैसे ही मैंने बात शुरू की तो उनका भी गला बैठ गया। आफ्टर पत्नी करेक्ट 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 करेक्ट। हाउ डू यू, मतलब इतने टाइम बिताया आपने, हाउ डू यू सी योर सेल्फ राइट नाउ? मतलब आपके माइंडसेट में अब कितना शिफ्ट है सर, द वे यू ऑपरेट, या जिस तरह से आप काम करते हो अपनी लाइफ में? मतलब जब आप ऑन जॉब होते हो, एक अग्रेशन होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, आई एम श्योर हर चीज़ हेल्प करती है हमें, बट डू यू थिंक अ चेंज राइट नाउ इन यू? Definitely. This life journey has taught so many things. Taking decision critical time में, जो critical thinking जो वहाँ सीखी हमने, वो आज भी काम आती है, कहीं पे भी काम आ सकती है। आज मैं अगर कहीं सिविल में भी कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ काम करना है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो वहाँ सीखी, क्रिटिकल टाइम में डिसीजन लेना और 10 स्टेप आगे की सोच के तरीके से बात करना। ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस बहुत इनवैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा, आई विल नॉट से रेयर, बट बहुत लकी था कि ऐसा, और उसने हमारे को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ कंट्रीब्यूट किया। Amazing, sir. I think, sir, hearing so many things from you, or after reading this book, बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ में आती हैं कि आई एम श्योर हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बट आई एम श्योर विद योर बुक हम जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा, और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कि
ऐसा नहीं है कि एक जवान की जो लाइफ है वो आसान है. आर्मी पर्सन हु सर्विंग देयर ऑन द बॉर्डर, इट इज़ नॉट ईजी. और बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, और वो फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते हैं. हमेशा मुस्कुराते हैं. और वो जो आपने कहा ना कि वो मोमेंट्स टफ आते हैं, लेकिन वो एकदम उससे बाहर निकलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, ताकि वो बार बार हर रोज़ वो एक नई दिन की शुरुआत कर सके. तो थैंक यू सो मच सर, ये हमारे साथ शेयर करने के लिए, इस किताब के लिए. एनी फाइनल वर्ड्स जो ये किताब कैसे लोगों की मदद करेगी सर? एनी फाइनल वर्ड्स जो आप देना चाहते हैं लोगों को? इस किताब को पढ़ने के बाद आई थिंक जो मुझे अभी तक इसमें फीडबैक मिले हैं, नॉट इवन फ्रॉम सोल्जर्स हु हैव सर्व्ड और हु आर सर्विंग, बहुत से सिविलियंस जो अभी मैं एक करके बुक डिस्कशन करके आया हूँ, कि इस किताब में जो ह्यूमन स्टोरीज हैं वो ये नहीं है कि आप कोई वाहवाही कर रहे हैं. ये रियल और एक इंसानियत के तौर पे कैसे एक इंसानियत को बरकरार रखना जरूरी है. फर्स्टली वो. सेकेंडली जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कैसे वो नौकरी करने के लिए जाता है वहाँ पे, और फिर तो इसमें बहुत एग्जांपल्स हैं कि ऐसे जवान हैं जो इंजर्ड होने के बावजूद भी आके वापस आते हैं, दोबारा कहते हैं कि दोबारा टेन्योर करके आऊँगा, तीसरा टेन्योर करके आने के लिए तैयार हैं. और सो आई थिंक ये किताब जो भी पढ़ेगा उसको इसमें से बहुत से मैंने आई विल नॉट से लेसन्स छोड़े हैं, बट लीडिंग स्टेटमेंट छोड़ी हैं, जो किस तरीके से एक लीडरशिप, किस तरीके से करेज के ऊपर कि आपको क्या चाहिए. ये नहीं कि करेज सिर्फ लड़ाई में काम आती है. करेज हर चीज में एक अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए भी करेज चाहिए. करेक्ट. किस सिचुएशन में. तो आई थिंक मेरे को जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट पड़ा है कि मैंने बुक पढ़नी शुरू की और मैंने तब छोड़ी जब पूरी बुक खत्म हो गई. मैं ट्रैवल कर रही थी इंडिया से कनाडा वाया सिंगापुर, तो इंडिया से लेकर सिंगापुर तक मैंने पूरी बुक पढ़ दी. मैंने खाना भी नहीं खाया. उसने खाना और के मैंने बाद में. तो सच ठीक है. मैं लिखने और पढ़ने से बहुत दूर था. बट जब ये किताब लिखी, जैसे भी मदद से जो भी हुआ, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला. एंड आई एम lucky that I could become an author firstly and make some people remember me or I remember them. Superb. Thank you sir, thank you for writing your first book, and I'm so happy and feeling very fortunate कि ये आज हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है. एंड आई एम श्योर अबाउट जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मैं तो बिल्कुल खो ही चुका हूँ. इतनी सारी कहानियाँ हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट देयर आर मच मोर इनसाइड द बुक. अगर आपको ये लगा है किसी को जब ये पॉडकास्ट सुनते वक्त कि आप ये महसूस कर पाए कि एक आर्मी पर्सन की लाइफ कैसी होती है, वो क्या क्या गो थ्रू करता है, और यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं दैट कि कैसी चीज़ों को किया जाता है. और जैसे सर ने भी कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल हु आर ऑन द बॉर्डर. इट इज़ ये जो करेज होता है, ये जो सारी जो चीज़ें होती है, ये जीवन में हर मुकाम पर, हर स्टेज पर हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करनी होती है, हमें ज़रूरत पड़ती ही है. और वो अगर इस किताब के माध्यम से मुझे ऐसा महसूस होता है, वो हम सब सीख सकते हैं सर के एक्सपीरियंस से, क्योंकि इतना देश के लिए इतना कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक किताब हाथ में आती है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. तो मैं इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा ताकि ये किताब बहुत सारे लोगों तक पहुँचे. एंड आई सर के भी मैं जो सोशल मीडिया के लिंक, अगर आपको कुछ पर्सनली कनेक्ट करना है सर से तो वो भी आप कर लीजिएगा, सर को पर्सनली परेशान करके. सो थैंक यू सो मच सर. आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट मीटिंग यू, एंड इट्स माई प्लेजर कि आपसे फेस टू फेस ये सारी चीज़ें सुनने का, समझने का मुझे मौका मिला सर. थैंक यू सो मच. आई एम ऑनर्ड एंड ग्रेट मीटिंग यू इन पर्सन ऑल्सो. आपसे
मिलके आपकी वाइब्स लेके जो खुशी है वो हमारे को अलग से है। वापस से इट्स आवर प्रिविलेज टू हैव यू एंड वी आर ब्लेस्ड दैट आप जैसे लोग देश की सेवा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं और पॉडकास्ट कर पा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, इट इज़ माय प्लेजर एंड आई एम श्योर अबाउट इट। अगर सब लोग ये यहाँ तक कनेक्ट कर पाएँ, महसूस कर पाएंगे, तो ये स्कैनर का डिटेल भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट ये सर की लाइव आवाज़ है, ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये वीडियो मैंने जब देखा तो मैं बड़ा टच हो गया कि यार ये बहुत कम मौका मिलता है ना सर इस तरह के वीडियोज़, इस तरह की सारी चीज़ें देखने का, तो वो आप देखेंगे तो आप भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे सर। सो थैंक यू सो मच सर, इट इज़ माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।